रिसेंटली आरबीआई अपने पॉलिसीज में कुछ मेजर चेंजेस करता है और ये चेंजेस डायरेक्टली बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल कंपनीज को अफेक्ट करता है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये सारे कंपनीज अभी रिस्क में है, क्योंकि अभी आरबीआई के इस पॉलिसी चेंज की वजह से फाइनेंशियल सेक्टर में हेडविंड आ सकता है, इनके प्रॉफिट्स इरोड हो सकते हैं और इनका वैल्यूएशन श्रिंक हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं कि ये रिस्क क्या है और इसका इमीडिएट इंपैक्ट और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इन कंपनीज के ऊपर या इस सेक्टर के ऊपर क्या पड़ने वाला है, उसको डिटेल में समझते हैं। और इसी प्रोसेस में हम फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज करने के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, ऐसे क्वालिटी कंटेंट के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है इसे प्रेस करके वीडियो को लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आज के क्विज का सवाल है, वो कौन सा फैमिली है जो मुंबई के 10% लैंड को ओन करता है? जवाब के ऑप्शंस हैं अंबानी फैमिली, गोदरेज फैमिली या अडानी फैमिली। जो भी जवाब आपको सही लगता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं कुछ ग्रोथ ट्रेंड से। और मैं ये ग्रोथ ट्रेंड अलग अलग नॉन फूड क्रेडिट कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा हूं, यानी अलग अलग सेक्टर्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोन ग्रोथ कैसा हुआ है, यानी उन्हें कितना ज्यादा लोन दिया जा रहा है। और ये जो डेटा है इसको आरबीआई ने रिलीज किया था और आरबीआई के अकॉर्डिंग 2007 से लेके 2013 के बीच में पर्सनल लोन्स का जो शेयर है वो 25% से 17% तक डिक्लाइन हो गया था। और वही इंडस्ट्री क्रेडिट का जो शेयर है वो 36% से ग्रो होकर 43% हो गया था। और एग्रीकल्चर का क्रेडिट शेयर 11% से 13% और सर्विसेज का क्रेडिट शेयर 22% से 23% बढ़ गया था। लेकिन वही 2013 से लेके 2023 के बीच में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट है वो 43% से ऑलमोस्ट आधा होके 22% हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है और इंडस्ट्री को जो लोन दिया जा रहा था उसका शेयर ऑलमोस्ट आधा क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडस्ट्रीज को जो लोन दिए जा रहे थे उसमें 2007 से लेके 2013 के बीच में बहुत अंधाधुन ग्रोथ हुआ था, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ 36% से 43% हो गया था। और किसी भी सेक्टर में अगर अंधाधुन लोन ग्रोथ होता है, यानी उस सेक्टर को ज्यादा लोन दिए जाते हैं, तो वहां पर एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि एक जनरल परसेप्शन ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लोन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पर जो लोन देने के तरीके है या प्रोसेस है वो थोड़ा लीनियंट है, जिसकी वजह से वहां पर लोन्स ज्यादा दिए जा रहे हैं। और इसी लीनियंट प्रोसेस की वजह से ऐसे इंडस्ट्रीज को भी लोन मिल जाते हैं जो उसे वापस करने के केपेबल नहीं होते, जिसकी वजह से आगे चल के वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनते हैं। और अभी इंडस्ट्री में जो लोन दिए गए थे वहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने की वजह से बैंक्स ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपने इंडस्ट्री का जो क्रेडिट शेयर है उसको रिड्यूस करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ऑलमोस्ट हर बैंक जो है वो रिटेल ओरिएंटेड बैंक बनने के लिए स्ट्रगल करने लगा। क्योंकि 2013 या 2015 से पहले अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही अकेला एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर बैंक था जो रिटेल बैंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। बाकी सारे जो बैंक्स थे वो ज्यादा कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बैंक्स थे, जिसकी वजह से जब ये एनपीए का वेव शुरू हुआ तो एचडीएफसी बैंक बच गया, लेकिन सारे बैंक जो बाकी के बैंक्स थे वो सारे फंस गए थे। आईसीआईसीआई बैंक था, एक्सिस बैंक था, यस बैंक था, यू नेम इट। और उसके बाद जब सबको अकल आया तो उसके बाद वो सब क्या करने लगे, वो भी एचडीएफसी बैंक की तरह रिटेल ओरिएंटेड बैंक बनने के लिए अपना एफर्ट्स डालने लगे। और आज के टाइम में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, हर कोई जो है वो अपने रिटेल बैंकिंग को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हाईलाइट करते हैं। और इन्हीं सारे डेवलपमेंट्स की वजह से क्या होने लगा, जो पर्सनल लोन का शेयर था जो 2007 और 2013 के बीच में 25% से रिड्यूस होकर 17% हो गया था, वही पर्सनल लोन का शेयर 2013 से और 2023 के बीच में 17% से बढ़ के 32% हो गया। यानी पहले जैसे अंधाधुन लोन इंडस्ट्रीज को दिए जा रहे थे, अभी ये अंधाधुन लोन पर्सनल लोन्स में दिए जा रहे थे। और ये लोन ग्रोथ सिर्फ पर्सनल लोन्स में ही हो रहा था, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था इंडस्ट्री का जो लोन ग्रोथ है वो 43% से रिड्यूस होकर 22% हो गया था। और उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर का लोन्स थे वो अभी भी अराउंड 12% के आसपास थे। और सर्विसेज का जो क्रेडिट शेयर है या लोन शेयर है वो 22% से बढ़ के 26% हुआ था। दैट्स इट। पर्सनल लोन्स को छोड़ के बाकी सारे जो सेक्टर के लोन्स है या कैटेगरी के लोन्स है वो सारे ठंडे पड़े हुए थे। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, वो भी स्पेशली एक फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उसे बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं जो आगे चल के फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब्स का रूप ले लेते हैं, जिनके फटने पे इकोनॉमी के ऊपर और फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और कहीं टाइम पे तो ऐसे धमाकों से कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स भी हो जाते हैं। तो अभी यहां पर कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि जो रिटेल बैंकिंग है या जो रिटेल लोन्स बैंक्स देता है
उसे तो सबसे सेफेस्ट बैंकिंग बिजनेस का तरीका माना जाता है और इसको आपने भी पहले के वीडियोस में बहुत बार डिस्कस भी किया है, क्योंकि इंडस्ट्री लोन्स जो होते हैं या कॉर्पोरेट लोन्स जो होते हैं दे आर रिस्की, दैट इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अभी रिटेल लोन्स कब से रिस्की होने लगे, ये एक सवाल बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा। तो देखिए, जो रिटेल बैंकिंग है दैट इज डेफिनेटली सेफर देन कॉर्पोरेट बैंकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल बैंकिंग में रिस्क नहीं है। और अगर आपको ये परसेप्शन टैकल करने के लिए अगर कोई काउंटर आर्गुमेंट चाहिए तो मैं आपको 2008 से पहले का परसेप्शन बता सकता हूं। तो उस टाइम बैंकिंग में परसेप्शन क्या था, ये जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो सेफर होते हैं और उसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। और यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम ने इस परसेप्शन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बेसिस पे वो लार्ज स्केल हाउसिंग लोन्स दे रहे थे। तो अभी ये जो परसेप्शन था कि पर्सनल लोन सेफर होते हैं और इसमें रिस्क बहुत कम होता है, इस परसेप्शन के चक्कर में यूएस का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लोन देने का जो प्रोसेस है वो इतना लीनियंट हो गया था कि वो ऐसे कई सारे लोगों को लोन देने लगा जो इन लोन्स को वापस देने के लिए केपेबल ही नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब में बदल गया जो 2008 में इतने जोर से फटा कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सीवियर इकोनॉमिक रिसेशन, लेमन ब्रदर कोलैप्स, ऐसे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए और लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। और शायद आप में से बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि जब ये 2008 का क्राइसिस हुआ था तो ऐसे कई सारे कंपनीज डूब गए जिन्होंने किसी भी तरीके से इस फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए कंट्रीब्यूट भी नहीं किया था, जिसमें इंडिया का एक विंड टर्बाइन बनाने वाला कंपनी भी शामिल है जो 2008 के टाइम अपने गोल्डन एरा में था। और इस क्राइसिस की वजह से इस कंपनी का जो गोल्डन एरा है वो डार्क एज में बदल गया और रिसेंटली ही ये कंपनी फिर से संभलना शुरू हुआ है। और इस कंपनी का नाम अगर आपको पता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी शेयर कर सकते हो कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने इस कंपनी को कैसे अफेक्ट किया था। सो 2008 में जो क्राइसिस हुआ था उसका एक मेजर लेसन हमें ये मिलता है कि हर तरीके का जो लोन होता है उसमें रिस्क होता है और अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लोन्स में अगर मोर देन एक्सपेक्टेड या एक मैसिव तरीके का ग्रोथ होता है तो यूजुअली उसमें एक वाइड स्प्रेड क्राइसिस होने का जो चांसेस है वो ज्यादा होता है जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। और ऐसे क्राइसिस को रोकने के लिए आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस को वेल इन एडवांस एक्शंस लेने पड़ेंगे और कुछ ऐसे पॉलिसीज लाने पड़ेंगे जो इस क्राइसिस को होने से रोक सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2008 से 13 के बीच में जब इंडस्ट्रियल लोन्स या कॉर्पोरेट लोन्स में एक बहुत बड़ा बूम हुआ था तो उस टाइम आरबीआई ने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये एक एनपीए क्राइसिस में बदल गया और 2017-18 आते आते ये जो एनपीएस है यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है ये न्यू प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए पीक पे पहुंच गया था, जिसकी वजह से आपने सुना होगा कुछ बड़े बड़े इवेंट्स भी हुए थे। जैसे कि इंडिया का जो एक टाइम का 6th रिचेस्ट पर्सन था उसने अपने नेट वर्थ 0 घोषित कर दिया और एक और बिलियनियर जिसको किंग ऑफ गुड टाइम्स बुलाया जाता था वो लंदन भाग गया। एंड आई गेस इन दोनों बिलियनियर्स के नाम आपको पता होंगे, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और वही इस डेट बर्डन की वजह से कुछ कंपनियां डूब रही थी, वहां पर कुछ बड़े बिजनेस के लोगों को मौका भी मिला, जैसे कि मुकेश अंबानी और बाबा रामदेव, जिन्होंने सस्ते दाम पे कुछ कंपनीज को एक्वायर भी कर लिया, जैसे कि आलोक इंडस्ट्रीज, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज एंड ऑफ कोर्स रुचि सोया, जो आज के टाइम में मर्जर के बाद पतंजलि फूड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उससे ये तो क्लियर हो गया है कि जिस तरीके का ग्रोथ अभी पर्सनल लोन्स में हो रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि अगर ये एक बैलेंस्ड तरीके से होता तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब भी किसी कैटेगरी में एक्सेसिव या अनकंट्रोल्ड लोन ग्रोथ होता है तो उसमें चांसेस ज्यादा होता है कि ये आगे चल के एक कैटास्ट्रोफी के रूप में बदल जाए, जिसकी वजह से अभी एक अर्जेंट नीड क्रिएट हो रहा था इस फाइनेंशियल टिकिंग टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए। और अभी आरबीआई इस टिकिंग टाइम बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज कर रहा है और आरबीआई ने इसके लिए जो मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से जो हमारे बैंक्स है और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है और जो स्मॉल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ने वाला है और इन पॉलिसीज की वजह से इन बैंक्स और एनबीएफसीज को प्रॉब्लम क्या होगा और एडवांटेज क्या मिलेगा उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इशू क्या है, पर्सनल लोन में अंधाधुन ग्रोथ हो रहा है और स्पेशली ये जो क्रेडिट कार्ड लोन्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स है और व्हीकल लोन्स है, वहां पर अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीनियंट तरीके से लोन दिया जा रहा है। और ऐसे लोन्स में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिट एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड लोन के जरिए टीवी लिया या फ्रिज लिया या 1 लाख या 2 लाख रुपए के फैंसी जूते खरीदे और उसके बाद अगर वो इस लोन को वापस पे नहीं कर पाया तो उसके बाद बैंक क्या करेगा, कैसे इसको रिकवर करेगा। और उसी तरीके से अगर किसी ने गाड़ी खरीदा तो ऑफकोर्स गाड़ी गिरवी रहेगा, लेकिन वहां पर भी अनसिक्योर्ड क्रेडिट एक्सपोजर होगा, क्योंकि जब गाड़ी शोरूम में खड़ा है तो गाड़ी का वैल्यू 10 लाख रुपए हो सकता है, जैसे ही वो गाड़ी शोरूम से बाहर आएगा तो उसका वैल्यू 7 लाख रुपए हो जाएगा। 1 साल चलाया तो उसका वैल्यू 6 लाख हो गया। वैसे ही गाड़ी का वैल्यू डिप्रिशिएट होता है और इसीलिए अगर लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक सिर्फ गाड़ी को बेच के अपना पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये तो बैंक का प्रॉब्लम है, बैंक का पैसा है,
वो चाहे किसी को भी लोन दे और कोई भी उसके ऊपर डिफॉल्ट करे, इससे हमें क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बैंक पैसा सबको क्रेडिट लोन्स, कंज्यूमर लोन्स और व्हीकल लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी अनसिक्योर्ड तरीके से, वो आप और हमारा पैसा है। क्योंकि जो पैसा हम फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, करंट अकाउंट्स में रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, उन्हीं पैसों को बैंक लोन पे दे रहा है। और अगर ये लोन का पैसा रिकवर नहीं होता है तो यहाँ पर पब्लिक का पैसा रिस्क में आ जाएगा। और ऐसे बैंकिंग एक्टिविटीज की वजह से पब्लिक का पैसा रिस्क में ना आए, पब्लिक को लॉस ना हो, ऐसे देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई का है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। और अक्टूबर का जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास जी, इन्होंने खुद इस रिस्क को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने रिटेल क्रेडिट के जो सर्टन सेगमेंट्स है वहां पर हाई ग्रोथ हो रहा है, उसको एज अ रेड फ्लैग रेज किया है। क्योंकि कुछ पर्सनल लोन्स के कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ रिकॉर्ड हो रहा है और ये एक फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब में ना बदल जाए, इसके लिए आरबीआई खुद इस क्रेडिट ग्रोथ रेट्स को इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में पर्सनली मॉनिटर कर रहा है। और उन्होंने एनबीएफसीज और बैंक्स को यह भी एडवाइस किया है कि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। हालांकि ये तो एक स्टेटमेंट था और इसमें कुछ सजेशंस दिए गए थे, लेकिन नवंबर में आरबीआई कुछ एक्शन पॉलिसीज भी लेके आता है जहां पर वो कंज्यूमर लोन्स के अराउंड जो नॉर्म्स है या रेगुलेशंस है उसको और भी ज्यादा टाइट कर देता है, ताकि ये जो कंज्यूमर लोन्स में जो अंधाधुन ग्रोथ हो रहा है जिसके साथ रिस्क भी बढ़ रहा है, उस रिस्क को आरबीआई कैटेगरिकली रिड्यूस करना चाहता है। और ऐसा करने के लिए आरबीआई का नया पॉलिसी या नए नॉर्म्स क्या है, तो आरबीआई ने अपने पॉलिसीज के जरिए कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के पर्सनल लोन्स के ऊपर ग्रोथ को कंट्रोल्ड तरीके से मैनेज करने के लिए इन पॉलिसीज के जरिए इन लोन कैटेगरीज को टारगेट किया है। और ये पॉलिसी क्या है, और ये पॉलिसी ये है कि इन्होंने रिस्क वेट्स को बढ़ा दिया है। तो अभी आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये रिस्क वेट्स क्या है। सो फॉर नाउ डोंट वरी अबाउट इट, अभी कुछ ही टाइम में ये रिस्क वेट्स क्या होता है इसको मैं आपको डिटेल्ड और सिंपल तरीके से समझा दूंगा। बट नाउ फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इन पॉलिसीज की वजह से क्या हो रहा है। तो अभी आरबीआई का जो पॉलिसी है जिसके जरिए वो रिस्क वेट्स बढ़ा रहे हैं, वो अप्लीकेबल है उन तमाम आउटस्टैंडिंग लोन्स के ऊपर और उसके साथ साथ बैंक्स जो नए लोन्स दे रहा है उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है। एंड ऑफ कोर्स ये पॉलिसीज पर्सनल लोन्स के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन ये हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन लोन्स, व्हीकल लोन्स और लोन्स सिक्योर्ड बाय गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी ऐसे लोन्स में रिस्क वेट्स नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन वही अगर मान लीजिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी को टॉप अप व्हीकल लोन्स देते हैं तो उसे भी अनसिक्योर्ड लोन ट्रीट किया जाएगा और उसके ऊपर भी आरबीआई के ये नए रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। सो जस्ट टू समराइज, आरबीआई का अभी ये जो नया पॉलिसी आ रहा है जहां पर रिस्क वेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, वो एप्लीकेबल है आउटस्टैंडिंग लोन्स, नए लोन्स, पर्सनल लोन्स और टॉप अप व्हीकल लोन्स के ऊपर। और वही है नए पॉलिसीज किन लोन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन लोन्स, व्हीकल लोन्स और लोन्स सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी। यानी अभी इन रेगुलेशंस के जरिए आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अनसिक्योर्ड क्रेडिट एक्सपोजर के ऊपर फोकस करने के लिए और उसको रिड्यूस करने के लिए फोर्स कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स अब यहाँ पर फिर से कुछ लोगों के माइंड में यह सवाल आएगा कि ये अनसिक्योर्ड क्रेडिट एक्सपोजर या अनसिक्योर्ड लोन क्या है और सिक्योर्ड लोन क्या है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। सिक्योर्ड लोन में लोन देने के लिए आपको कुछ कोलैटरल रखना पड़ेगा, जैसे कि आपने घर गिरवी रख के लोन ले लिया और बाय चांस अगर आप ये लोन पे नहीं कर पाए तो बैंक ये घर बेच के अपना पैसा आसानी से रिकवर कर सकता है, वो भी पूरा पैसा। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, लोन लेने के लिए आपको किसी भी तरीके का गारंटी देना नहीं होता है या कोलैटरल देना नहीं होता है, जिसकी वजह से बाय चांस अगर आपने लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होंगे वो पैसे रिकवर करने के लिए, और हो सकता है बैंक ये पैसा रिकवर भी ना कर पाए क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोलैटरल या गारंटी नहीं है। तो अभी यहाँ पर एक और सवाल यह आएगा कि अगर ऐसा है तो बैंक्स ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स देता क्यों है, क्योंकि ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर बैंक्स को हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का मौका मिलता है और इसी हायर इंटरेस्ट रेट के चक्कर में बैंक्स ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स देता है। तो अभी आरबीआई यही चाहता है कि अभी जो एनबीएफसीज और बैंक्स है जो हायर इंटरेस्ट रेट के चक्कर में ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स को ज्यादा दे रहे हैं, उन्हें वो कंट्रोल्ड और स्ट्रिक्ट तरीके से दे ताकि ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स में रिस्क जितना हो सकता है उतना कम हो। और ऐसे रिस्की अनसिक्योर्ड लोन्स के ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए अभी आरबीआई ने क्या किया है, उन्होंने रिस्क वेट्स बढ़ा दिया है, जहां पर ये जो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर होता है फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इन दोनों के लिए उन्होंने रिस्क वेट्स को 100% से बढ़ा के 125% कर दिया है। और उसके बाद बैंक के जो क्रेडिट कार्ड लोन्स है उसके रिस्क वेट्स को उन्होंने 125% से बढ़ा के 150% कर दिया है। और वही जो एनबीएफसीज के क्रेडिट कार्ड लोन्स है उसका रिस्क वेट्स 100% से बढ़ा के 125% कर दिया है। और आरबीआई ने ऐसे तमाम एनबीएफसीज के ऊपर भी रिस्क वेट्स को बढ़ाया है जिनका क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है। तो अभी एक मुद्दे की बात करता हूं एंड आई एम 100% श्योर बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे
होंगे कि ये क्रेडिट वेट 100%, 125%, 150%, इन सब का क्या मतलब है, इसका इफेक्ट बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर या एनबीएफसी कंपनीज के ऊपर क्या पड़ने वाला है, ये तो हमारे समझ के बाहर है, ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। और यहीं पर मेरा एक्सपर्टीज आता है, जहां पर मैं इन्हें सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझा सकता हूं, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकता हूं। और मैं अभी वही करने वाला हूं, जहां पर अभी हम बैंकिंग स्टॉक्स को और फाइनेंशियल स्टॉक्स को एनालाइज करने का एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो इसे थोड़ा आपको फोकस करके समझना है। एंड ऑफ कोर्स उससे पहले एक अभी आरबीआई ने जो रिस्क वेट्स बढ़ाया है, इसका इंपैक्ट बैंकिंग कंपनीज के ऊपर और एनबीएफसीज के ऊपर किस तरीके से पड़ने वाला है, क्या ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो कितना होगा, ये सब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो रिस्क वेट होता है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के साथ, जिसको सीएआर बुलाया जाता है। और ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? ये रेशियो आपको यह बताता है कि क्या बैंक ने एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा रिजर्व में रखा है या नहीं रखा है, जिसके जरिए अगर कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉसेस होता है तो वो उसको हैंडल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत कम है और अगर इन केस बैंक को लॉसेस होते हैं तो वहां पर डिपॉजिटर्स का पैसा डूब सकता है। जैसे कि आपने ये सिचुएशन कुछ सालों पहले यस बैंक में देखा था, जहां पर डिपॉजिटर्स का पैसा डूबते डूबते बचा था। और इसीलिए किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में सफिशिएंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और आरबीआई के करंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एटलीस्ट 12% होना चाहिए। शेड्यूल्ड कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स में ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एटलीस्ट 9% होना चाहिए। और वही एनबीएफसीज में यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एटलीस्ट 10% होना चाहिए। तो अभी एक सवाल आता है कि ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो बहुत सिंपल है। जो बैंक के पास या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो टियर 1 और टियर 2 कैपिटल होता है, उसको अगर हम रिस्क वेटेड एसेट्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यानी सिंपल वर्ड्स में ये जो टियर 1 और टियर 2 कैपिटल है, इसको आप एक तरीके से रिजर्व कैपिटल मान सकते हैं, जिसको बैंक ने संभल के अपने तिजोरी में रखा है। और वही है जो रिस्क वेटेड एसेट है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसको कैलकुलेट किया जाता है एसेट इनटू रिस्क वेट्स। और बैंक के केस में एसेट्स क्या है? ये लोन्स है। और ये रिस्क वेट्स कौन तय करता है? ये आरबीआई तय करता है। और अभी इसी रिस्क वेट्स को आरबीआई ने बढ़ाया है। और अभी ये रिस्क वेट्स बढ़ने की वजह से अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स और एनबीएफसीज को रिजर्व कैपिटल में और भी ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा। मान लीजिए कोई बैंक है जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स देता है और अभी रिस्क वेट कितना है? 100% है। तो अभी हम ये मान लेते हैं उस बैंक ने रिजर्व कैपिटल 20 रुपीज रखा है और उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन ऑफ अराउंड 100 रुपीज दिया है। और इन नंबर्स के जरिए अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करने जाएंगे तो फॉर्मूला होगा कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। तो हमें सबसे पहले रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी बैंक का एसेट क्या है? इनके लोन्स है और इन्होंने 100 रुपए का लोन दिया है और अभी रिस्क वेट कितना है? 100% है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होगा? 20 रुपीज कैपिटल डिवाइडेड बाय 100 रिस्क वेटेड एसेट विच इज इक्वल्स टू 20%। यानी अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20% है। तो अभी हम मान लेते हैं आरबीआई के गाइडलाइंस चेंज होने की वजह से ये जो रिस्क वेट है ये 100% से बढ़ के 125% हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अभी अगर हम रिस्क वेटेड एसेट्स कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपीज ऑफ लोन इंटू 125% ऑफ रिस्क वेट क्या होगा? 125 होगा। और अभी अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए 20 रुपीज के रिजर्व कैपिटल को 125 रुपीज के रिस्क वेटेड एसेट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 16%। यानी अभी ये जो रिस्क वेट है वो 100% से 125% बढ़ने की वजह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 20% से घट के यानी कम होके 16% हो गया है। और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होना जो होता है वो एक बैड न्यूज होता है और इन्वेस्टर्स भी इससे खुश नहीं होते हैं। तो अभी अगर बैंक को फिर से 20% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है तो उन्हें अपना रिजर्व कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में अभी पहले उनका जो कैपिटल 20 रुपीज था उसे उन्हें बढ़ा के 25 रुपीज करना होगा। यानी उन्हें एडिशनल 5 रुपीज जो है उसे रिजर्व कैपिटल में रखना पड़ेगा। यानी वो 5 रुपीज जिन्हें वो पहले लोन के रूप में देके ज्यादा पैसे कमा सकते थे, इंटरेस्ट कमा सकते थे, उन्हीं 5 रुपए को अभी उन्हें रिजर्व्ड कैपिटल में आइडल रखना पड़ेगा जो उन्हें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं कमाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो 5 रुपए का कैपिटल है तो उसके ऊपर उल्टा उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बेस्ड ऑन अगर इसमें टियर 2 कैपिटल है जो एक तरीके का सप्लीमेंटरी कैपिटल होता है जिसमें सबऑर्डिनेटेड डेट्स और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से अगर बैंक अपना रिजर्व कैपिटल 20 रुपीज से इंक्रीज करके बढ़ा के 25 रुपीज करता है तब क्या होगा? तब इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फिर से 20% पे आएगा। यानी सिंपल वर्ड्स में अभी ये जो रिस्क वेट बढ़ा है इसकी वजह से क्या होगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स और एनबीएफसीज के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और फिर से उन्हें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसी लेवल पे लेके आने के लिए उन्हें ज्यादा रिजर्व कैपिटल रखना
रखना पड़ेगा, और ज्यादा रिजर्व कैपिटल रखने की वजह से जो एडिशनल पैसा जो वो रिजर्व कैपिटल में रख रहे हैं उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट का लॉसेस होगा, क्योंकि उसके ऊपर वो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं कमाएंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये जो रिजर्व कैपिटल है इसके ऊपर इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर रिजर्व कैपिटल में टियर 2 कैपिटल है तो वहां पर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बैंक का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, यानी बेसिकली बैंक के एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। तो अभी अगर बैंक को इंटरेस्ट लॉस हो रहा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है तो इसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है तो इसको कंपनसेट करने के लिए बैंक क्या करेगा, वो अपने लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा देगा, और अगर लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा, लोन्स का जो डिमांड है वो इंपैक्ट होगा या वो कम हो जाएगा, और अगर लोन्स का डिमांड कम होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, बैंक के जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है वो कम हो जाएंगे, और अगर ग्रोथ कम हो जाएगा तो कंपनी का जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है वो इंपैक्ट हो जाएंगे, और अगर किसी भी कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है या फ्यूचर में जो कंपनी पैसा कमाता है उसके ऊपर अगर डाउट क्रिएट होता है तो ये डायरेक्टली कंपनी के वैल्यूएशन को अफेक्ट करता है या पी रेशो को अफेक्ट करता है, और अगर किसी भी कंपनी का पी रेशो या वैल्यूएशन कम होता है तो उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक प्राइस के ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से अभी आरबीआई ने जो रिस्क वेट बढ़ाया है उसका एक पूरा इंपैक्ट फाइनेंशियल कंपनी के स्टॉक्स के ऊपर पड़ सकता है। सो आई होप अभी आपको यह क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रिस्क वेट्स जो है वो बढ़ने की वजह से बैंक्स और एनबीएफसी के स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है या उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो अभी आरबीआई ने जो पॉलिसी चेंजेस किया है, जो रिस्क वेट बढ़ाया है, उसके बेसिस पे अभी अगर हम किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को एनालाइज करेंगे तो वहां पर हमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि उस कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बहुत कम है तो अभी आरबीआई गाइडलाइंस की वजह से जो रिस्क वेट बढ़ा है उसकी वजह से इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को ज्यादा करने के लिए ऐसे कंपनीज को ज्यादा कैपिटल या ज्यादा फंड्स लेके आने पड़ेंगे, जिससे इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इनका इंटरेस्ट लॉस दोनों ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐसे कंपनीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर किसी कंपनी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो अभी आरबीआई का ये जो नया रूल आया है जहां पर रिस्क वेट ज्यादा हुआ है उसकी वजह से अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो थोड़ा कम भी होता है तो ऐसे कंपनीज के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि उन्हें जल्दी जल्दी फंड्स रेज करना है और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को बढ़ाना है, एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद जिन फाइनेंशियल कंपनीज का एक्सपोजर अनसिक्योर्ड लोन्स में बहुत ज्यादा है उन्हें भी अपना रिजर्व कैपिटल जो है वो बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले जो कैलकुलेशंस किए थे वहां पर हमने देखा था कि अनसिक्योर्ड लोन जितना ज्यादा होता है, अभी आरबीआई के गाइडलाइंस चेंज होने की वजह से, रिस्क वेट बढ़ने की वजह से उन्हें उतना ही ज्यादा कैपिटल रेज करना पड़ सकता है या एडिशनल कैपिटल उन्हें रिजर्व में रखना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जिन कंपनीज का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो प्रेजेंटली बहुत कम है और जिन कंपनीज का लोन एक्सपोजर अनसिक्योर्ड लोन्स में बहुत ज्यादा है, आरबीआई के इन नए पॉलिसीज की वजह से उनके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट पड़ने का चांसेस है, जो हम अगले 1-2 क्वार्टर्स में देख सकते हैं। और वही जिन कंपनीज का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ज्यादा है और उनका अनसिक्योर्ड लोन एक्सपोजर भी कम है तो ऐसे कंपनीज के ऊपर कुछ खास इंपैक्ट पड़ने का चांसेस बहुत ही कम है। तो अभी अगर आप कुछ प्राइवेट बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये इंडिया के टॉप 7 प्राइवेट बैंक्स है अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, और इन सारे कंपनीज में हाईएस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कोटक महिंद्रा बैंक का है और लोएस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। और इसीलिए आपने ये देखा भी होगा जब आरबीआई के नए पॉलिसीज बाहर आए थे तो उस टाइम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिसेंटली ही एक पॉजिटिव टर्न अराउंड हुआ है, बट हैविंग सेड दैट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो 7 टॉप बैंक्स हैं वहां पर इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लोएस्ट होना भी एक तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टर्स में कंसर्न्स क्रिएट कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स अभी ये देखना भी होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट इस कंसर्न को कैसे एड्रेस करता है और आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले कॉन्फ कॉल में इसके बारे में क्या बताता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि जेफरीज ने रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला था जहां पर उन्होंने कुछ टॉप पिक्स प्रेजेंट किए थे जिसमें कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स है, लेकिन इसमें कोटक महिंद्रा बैंक नहीं था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो 7 टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक्स है तो उनमें सबसे लोएस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैनरा बैंक का है जो अराउंड 13.69 के आसपास है, और हाईएस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है जो कि अराउंड 16.04% के आसपास है। और उसके साथ साथ अभी आरबीआई ने ये जो रिस्क वेट बढ़ाया है उसका एक वर्स्ट इंपैक्ट जो है वो एनबीएफसीज के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि इस पॉलिसी चेंज की वजह से एनबीएफसीज के ऊपर डबल इंपैक्ट पड़ रहा है या इनके ऊपर डबल ट्रबल आ गया है। जहां पर पहला ट्रबल या पहला चैलेंज ये है कि एनबीएफसीज का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो एनबीएफसीज होते हैं वो अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो बैंक्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा लोन्स लेते हैं या उनके ऊपर हेवीली लोन्स के लिए या क्रेडिट के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और अभी रिस्क वेट बढ़ने की वजह से हमने देखा था कि बैंक
बैंक्स जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। और अभी अगर बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो उन्हीं बैंक से जब एनबीएफसीज लोन लेने जाएंगे तो उससे पोटेंशियली एनबीएफसीज का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ जाएगा। और ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ये बैंक के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मार्केट में एनबीएफसीज का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बैंक्स के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम या दूसरा चैलेंज क्या है, तो अभी रिस्क वेट बढ़ने की वजह से जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम होगा उसको मैनेज करने के लिए उन्हें फिर से एडिशनल कैपिटल चाहिए होगा, जो एनबीएफसीज का प्रॉब्लम डबल कर देता है। और सिर्फ यही नहीं, एनबीएफसीज के लिए पहले बैंक्स के जरिए जो फंड्स एक्सेसिबल था उसके ऊपर भी अभी एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, क्योंकि अभी आरबीआई के इन पॉलिसी चेंजेस की वजह से अगर बैंक्स अपने क्रेडिट को एक्सटेंड करने के लिए और भी ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं तो ये एनबीएफसीज के फंडिंग ऑप्शंस और लिक्विडिटी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो अभी अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ रहा है तो एनबीएफसीज क्या करेंगे, वो अपने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, और अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इनके लोन्स के ऊपर जो डिमांड है वो इंपैक्ट होगा, और अगर डिमांड इंपैक्ट होगा तो प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों इन कंपनीज में इफेक्ट हो सकता है। और एनबीएफसीज में कई सारे कंपनीज है जैसे कि बजाज फाइनेंस, चोलामंडला इन्वेस्टमेंट्स, बजाज होल्डिंग्स, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, सुंदरम फाइनेंस, पूनावाला फाइनेंस कॉर्प, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और एनबीएफसी है तो उसका भी नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और उसके बाद हम स्पेसिफिकली बात करेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, जहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास, उत्कर्ष, ईएसएएफ और सूर्योदय जैसे कंपनीज काम करते हैं। और इन कंपनीज के ऊपर हम स्पेसिफिकली इसीलिए बात कर रहे हैं जो स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स होते हैं, जिनका वैल्यू लेस देन 50,000 होता है, वो पर्टिकुलरली हाई रिस्क वाले लोन्स होते हैं। और जनरली अगर आप देखेंगे तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड पॉपुलेशंस को केटर करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कैटेगरी के पॉपुलेशन जो होते हैं वो कोलैटरल देने के केपेबल नहीं होते, जिसकी वजह से ऐसे जो लोन्स होते हैं, जो स्मॉल टिकट लोन्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। और ऐसा ही कंडीशन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स या फिनटेक फर्म्स का भी है, जिनका एक्सपोजर छोटे लोन्स में ज्यादा है। और ये भी बोला जाता है कि जो 80% ऑफ द पर्सनल लोन्स जो वो देते हैं वो इसी कस्टमर सेगमेंट में आता है। और इस सेगमेंट में लिस्टेड कंपनीज में दो बड़े कंपनीज है, पहला है पेटीएम और दूसरा है जियो फाइनेंस। और अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर पेटीएम के लिए तो डेफिनेटली ये थोड़ा कंसर्निंग है, और जियो फाइनेंस का तो आपको पता ही है मुकेश अंबानी का कंपनी है, और जियो तो बोलेगा कि हमारे पास तो पैसा ही पैसा है। और उसके बाद इस सारे डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस का ओपिनियन देखेंगे तो वो ये बताते हैं कि जो एसबीआई कार्ड्स है, आरबीएल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और चोलामंडला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल बैंक और बजाज फाइनेंस है, ये सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर प्रेशर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ सेंट्रम ब्रोकिंग लिमिटेड जो है वो ये भी प्रेडिक्ट करता है कि आरबीएल जो है उसके ऊपर 80 बेसिस पॉइंट्स का इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उसका जो एक्सपोजर है वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में सिग्निफिकेंट है, जहां पर बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जाते हैं। और उसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी बोला जाता है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिनिमल इंपैक्ट या किसी भी तरीके का इंपैक्ट ना होने का एक्सपेक्टेशन है, और वही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सब्सटैंशियल इंपैक्ट पड़ने का चांसेस है, क्योंकि ये बैंक्स इंडिविजुअल लेंडिंग बिजनेस मॉडल्स चलाते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल लेंडिंग बिजनेस मॉडल्स में अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर एक्सपोजर ज्यादा होता है। और उसके बाद नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ये बताता है कि जिन बैंक्स में कैपिटल रिलेटिवली कम है या जिनका एक्सपोजर ज्यादा है वो ज्यादा इंपैक्टेड हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी मेंशन करते हैं कि एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक ये सारे मोस्ट अफेक्टेड हो सकते हैं। और उसके बाद इस रिपोर्ट में ये भी बोला जाता है कि आईसीआईसीआई में जो इंक्रीमेंटल अनसिक्योर्ड लोन्स है उसका शेयर ज्यादा है या उसका शेयर हाई है, और वही एचडीएफसी बैंक एक बेटर पोजीशन में है, क्योंकि इनके जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो हाई है, लेकिन इनका जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है अनसिक्योर्ड लोन्स में वो इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स स्लो डाउन हुआ है या स्लो है। और उसके बाद फेडरल बैंक के बारे में ये बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में फेडरल बैंक ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा है, और वही इंडसइंड जो है वो रिलेटिवली सेफ है। सो अभी अगर हम अपने पूरे डिस्कशन को समराइज करेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम था पर्सनल लोन का वेरी हाई ग्रोथ जो स्पेशली अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में हो रहा था। और ये एक टिकिंग फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब था जिसको डिफ्यूज करने के लिए आरबीआई ने कुछ पॉलिसीज निकाले, जिसके अंडर उन्होंने रिस्क वेट को बढ़ा दिया। और अभी ये रिस्क वेट बढ़ने की वजह से क्या फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा या इंपैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन ऐसे कंपनीज के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा जिनका एक्सपोजर अनसिक्योर्ड लोन्स में ज्यादा है, या जिन कंपनीज का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत कम है। लेकिन जिन कंपनीज का एक्सपोजर अनसिक्योर्ड लोन्स में कम है या जिनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर इंपैक्ट बहुत ही कम हो सकता है या इंपैक्ट ना के बराबर हो सकता है। और अभी ये जो इंपैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर होने वाला है उसका परसिस्टेंस कैसा है? तो मुझे तो लगता है कि ये एक टेम्पररी इंपैक्ट है, क्योंकि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखेंगे या लॉन्ग रन में इसका अगर आप इंपैक्ट देखेंगे तो आरबीआई ने अभी ये जो पॉलिसी चेंज किया है ये एक नेसेसरी पॉलिसी चेंज था, क्योंकि जो फाइनेंशियल टिकिंग टाइम बॉम्ब था उसको डिफ्यूज करने के लिए ये पॉलिसी नेसेसरी था, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फाइनेंशियल सेक्टर का अनसिक्योर्ड लोन एक्सपोजर है उसको रिड्यूस करेगा, और उसके जरिए ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से एक सिस्टमैटिक
रिस्क को एलिमिनेट करेगा, जो लॉन्ग रन में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम और फाइनेंशियल कंपनीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में सपोर्ट कर सकता है और मदद कर सकता है, जो इन टर्न लॉन्ग रन में और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में या फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, वो अपने पैसे ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर स्टेबिलिटी है और सस्टेनेबिलिटी है। तो ये था आज का हमारा केस स्टडी एंड आई होप आज का केस स्टडी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर